बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सारे फ्रेंड्स को मेरी जानब से अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े दिनों के बाद हम अपनी वीडियो जो है वो अपलोड कर रहे हैं। कोई दफ्तरी मसरूफियात की वजह से जो है वो पहले काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। तो मेरे साथ राय अब्दुल करम साहब और बाकी सारे दोस्त जो है तशरीफ़ फरमाएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात इन मैटर्स में बड़ी एम्बिग्विटी होती है, जो मैं आज आपको बात करना चाहता हूँ। नंबर वन कि एक बंदा, एक होते हैं पर्सनल कंट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन करना हर बंदे की जिम्मेदारी होती है। मिसाल के तौर पर कि एक बंदा जो है वो उसने किसी बंदे के दूसरे आदमी के साथ प्रॉपर्टी सेल आउट करने का मुआहदा कर लिया, कोई सर्विसेज देने का मुआहदा कर लिया, तो वो उसका हो गया पर्सनल कंट्रैक्ट और पर्सनल ऑब्लिगेशन। उसके बाद या किसी बंदे के उसने पैसे देने थे, तो वो बंदा दावा दायर जिससे उसने पैसे लेने हैं, वो पैसे लेने के लिए कानूनी कार्रवाई करना चाहता है, तो उसके अगर दावा दायर करने से कबल वो ओरिजिनल बंदा फौत हो गया, या दावा उसके ख़िलाफ़ दायर होने के बाद वो ओरिजिनल बंदा जिससे उसने पैसे लेने हैं वो फौत हो गया, तो उसके जो कानूनी वारसान हैं उनको उसमें फरीक बनाया जाएगा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। अगर पूरी समाअत होने के बाद वो रिप्रेजेंटेटिव के ख़िलाफ़ डिग्री सादर हो जाती है, तो क्या उनके ख़िलाफ़ उस डिग्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है? ये जो है वो असल मैटर है जो देखने वाला है। तो उसके लिए जो सेक्शन 52 है सीपीसी का, सेक्शन 52, वो बड़ा रेलेवेंट है। उसमें वो कहते हैं कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कानूनी तौर पे पाबंद हैं पर्सनल ऑब्लिगेशन के, लीगल कंट्रैक्ट के, अपने प्रेडिसेसर के, लेकिन कब पाबंद है कि व्हेन दी एनी लैंड और एनी प्रॉपर्टी वाज कम इनटू द हैंड ऑफ लीगल हेयर्स फ्रॉम हिज प्रेडिसेसर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो उनके वालिदैन की जानब से, उनके मुरस की जानब से कोई प्रॉपर्टी उनके हाथ में आएगी, तो उस प्रॉपर्टी में से वो अपने फौत होने वाले मुरस के जो पर्सनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको बाइंडिंग है उन पे, वो उनको फुलफिलमेंट करने के पाबंद हैं। लेकिन अगर अपने मुरस की जानब से कोई प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफ़र नहीं होती और कोई विरासत उनको नहीं मिलती, तो फिर वो अपने मुरस के जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है उनको फुलफिल करने के कानूनी तौर पे पाबंद नहीं है, और उनके ख़िलाफ़ चाहे बतौर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उनके ख़िलाफ़ भी डिग्री हुई हो, तो उनके ख़िलाफ़ उस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। इसमें सेक्शन 52 है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में, और बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो सेक्शन 51 है। अब उसमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि डिग्री हुई, डिग्री के दौरान उस बंदे ने ज़ामन दे दिया, तो कोर्ट बंदा गैर हाज़िर हो गया, तो कोर्ट क्या करती है कि डायरेक्टली वो ज़ामन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना शुरू कर देती है। हालांकि ये कानूनी तौर पे सही तरीक़ाकार नहीं है। ज़ामन का किरदार तब होता है, तब पैदा होता है, तब सामने आता है जब ओरिजिनल बंदा मुकम्मल तौर पे डिग्री को सेटिस्फाई करने में नाकाम हो जाए, क्योंकि ज़ामन ने यही कंडीशन दी होती कि अगर ये बंदा नाकाम रहा तो मैं पाबंदी करने का पाबंद रहूँगा। अब इसके लिए जो सेक्शन 51 है सीपीसी का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने बिल्कुल सेक्शन 51 को पढ़ना है। उसमें है कि अगर तो कोई डिग्री सादर हुई है स्पेसिफिक मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत, जायदाद, मखसूस जायदाद की बाबत, तो सेक्शन 51 के तहत वो जब तक ओरिजिनल जायदाद हैंड ओवर नहीं करवाई जाएगी तब तक डिग्री की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। नंबर 2, अगर डिग्री किसी और सेंस में है तो फिर जो उसकी प्रॉपर्टी होगी मनकूला गैर मनकूला जजमेंट डेटर की, वो कुरक और नीलाम की जा सकती है। उसके लिए कोर्ट को इख्तियार है कि अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट या आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, यानी डिग्री सादर होने के बाद या दावा दायर होने के बाद कोई प्रॉपर्टी अगर जजमेंट डेटर ने किसी बंदे को किसी शेप में मुंतकिल की है, तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट को इख्तियार है कि उस सेल को, उस मुंतकली को वो सेटिस्फाइड फरमा सकते हैं और डिग्री को जो है वो उसमें सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। आगे उसके जो कोई प्रॉपर्टी ये सेल आउट वगैरह नहीं होती, तो फिर जो है वो उसकी पर्सनल अरेस्ट और डिटेंशन है कि फिर वो उसका वारंट गिरफ्तारी जारी फरमाएंगे। वारंट गिरफ्तारी जारी फरमा के अगर वो बंदा नहीं पैसे देता तो फिर उसको शोकाज दे के वो सिविल प्रिजन में भेजेंगे।
اس کے بعد تیسری بات پہ آتی ہے جو اپوائنٹمنٹ آف ریسیور، کہ اس کی کوئی اگر اور پراپرٹی ہے تو اس کا ریسیور مقرر کرا کر کے اس میں سے جو رقم وغیرہ ہے وہ کلیکٹ کر کے وہ ڈگری کی سیٹسفیکشن کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چاروں چیزیں ناکام ہو جائے، اس کی کوئی پراپرٹی بھی نہ ہو، بندے کی ججمنٹ ڈیٹر کی اریسٹ ہو جائے، وہ ڈیٹین ہو جائے سول پریزن میں اور 1 سال اس کو سزا ہو جائے، تو پھر آگے ادر مینرز میں ضامن کی ذمہ داری آتی ہے۔ پھر یہ سارا پروسیس اڈاپٹ کرنے کے بعد کورٹ جو ہے وہ ضامن کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے اور اس کی پراپرٹی اٹیچ اور جو ہے وہ اس کے بعد نیلام ہو کے تو ڈگری سیٹسفائی ہو سکتی ہے۔ یہ اس کا پروسیجر تھا ایگزیکیوشن کا سیکشن 51 اور 52 میں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی دوست کو سمجھ نہ آئے تو مجھ سے میرے فون نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام، آپ کا بہت بہت شکریہ۔